Everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on Bernoulli's theorem. देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एक इस तरह से एक ट्यूब कंसीडर कर ली हमने ए बी ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शंस. मीन्स जिनका देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, वेरी कर रहा है. यहाँ पे एरिया क्या है, छोटा है, और यहाँ पे क्या है, एरिया इसका बड़ा है. ठीक है, इस तरह की हमने एक ट्यूब कंसीडर कर ली और इस ट्यूब में से अब एक लिक्विड फ्लो कर रहा है और वो लिक्विड का फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है. इसमें से लिक्विड फ्लो कर रहा है जिसका फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, स्टेडी फ्लो है उसका. और वो लिक्विड कैसा है, आइडल लिक्विड है. जैसा हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कहा था, है ना, कुछ कंडीशंस हैं उस लिक्विड की. जो लिक्विड यहाँ से फ्लो कर रहा है वो आइडल लिक्विड है. आइडल लिक्विड की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, एक तो वो नॉन विस्कस होता है ना, और दूसरा इनकम्प्रेसिबल होता है, जिसे हम कंप्रेस ना कर सकें. ठीक है, इनकम्प्रेसिबल और इररोटेशन होता है. मीन्स उस लिक्विड में क्या है, रोटेशन नहीं होगी. ठीक है, इररोटेशनल है वो लिक्विड. इस तरह का लिक्विड जो है वो इस ट्यूब से फ्लो कर रहा है और उसका फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है. क्लियर हो गई सारी बातें. ओके, अब देखो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, जो भी यहां से आइडल लिक्विड फ्लो कर रहा है जिसका फ्लो स्ट्रीमलाइन है, ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, वहां पे क्या हो रहा है, देखो जो भी आपके पास प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट एट ऑल क्रॉस सेक्शन ऑफ द लिक्विड. इन सब की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी अगर ऐसा लिक्विड फ्लो कर रहा है किसी ट्यूब से. देखो यही चीज राइट डाउन की है. दिस थ्योरम स्टेट दैट फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडल लिक्विड, स्ट्रीमलाइन फ्लो है किसका, आइडल लिक्विड का. हमने क्या कहा, आइडल लिक्विड में क्या क्या कंडीशंस होती हैं आइडल लिक्विड की. एक तो वो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस एंड इररोटेशन. ऐसा लिक्विड फ्लो कर रहा है. द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एट ऑल क्रॉस सेक्शन ऑफ द लिक्विड. और उसको इस तरह से हम राइट डाउन कर सकते हैं, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर. क्लियर. अब देखो इसको हम प्रूव कर रहे हैं, किस तरह से करेंगे. देखो पहले तो हमने यही चीजें यहाँ पे राइट डाउन कर ली हैं, आप इस तरह से कर लेना एग्जाम में अगर आता है तो. किस तरह से, कंसीडर ए ट्यूब ए बी ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन थ्रू विच एन आइडल लिक्विड इज इन स्ट्रीमलाइन फ्लो. P1 कौन सा प्रेशर है, देखो P1 प्रेशर अप्लाइड ऑन द लिक्विड एट ए. इस पॉइंट पे मान लो P1 प्रेशर है लिक्विड पे, और P2 प्रेशर एट द एंड B, इस वाले पे प्रेशर है ना, अगेंस्ट विच लिक्विड इज टू मूव आउट, जिसके अगेंस्ट लिक्विड को बाहर आना है. ठीक है, ये P2 प्रेशर है B पॉइंट पे, इसके अगेंस्ट ही उस लिक्विड को बाहर निकलना है. ठीक है, और A1 और A2 क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A पॉइंट का और B पॉइंट का. ठीक है, और H1 H2 क्या ले ली हमने, देखो इस तरह से. ठीक है, ये वाली चीजें राइट डाउन की थी. A1 A2 क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब एट A एंड B रिस्पेक्टिवली. आप इस तरह से राइट डाउन कर लेना. ठीक है, उसके बाद देखो H1 H2 क्या है आपके पास, हाइट कहाँ से, देखो H1 H2 आप ग्राउंड लेवल से ले लो, या तो जो भी आपने रेफरेंस लेवल लिया हुआ है वहां से मीन हाइट ऑफ सेक्शन A एंड B. A सेक्शन की H1 है और यहाँ पे B सेक्शन की H2 है, ये वाली हाइट. क्लियर. आप ये भी राइट डाउन कर सकते हो कि V1 और V2 वेलोसिटी, V1 वेलोसिटी ये वाली है और V2 ये वाली है. क्लियर. ओके, अब देखो हम इसको किस तरह से करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम का. अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, आपने पहले अंडरस्टैंड किया हुआ है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके बराबर होता था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, है ना. वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस हैं उसकी वजह से जो वर्क डन लग रहा है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर. देखो इस थ्योरम का हम यहां पे यूज करेंगे. अब देखो मान लो हम बात कर रहे हैं फॉर टाइम डेल्टा टी, फॉर टाइम डेल्टा टी की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, डेल्टा टी टाइम में क्या हो रहा है, मान लो जो आपके पास लिक्विड है उसका m मास यहां से एंटर किया, है ना, तो डेल्टा टी टाइम में उतना ही लिक्विड का मास यहां से बाहर भी आएगा.
है ना। जितना लिक्विड का मास यहाँ से एंटर करेगा डेल्टा टी टाइम में, उतना ही डेल्टा टी टाइम में लिक्विड का मास यहाँ से बाहर भी आएगा। हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी ये चीज़ अंडरस्टैंड की थी, है ना। तो देखो जो भी आपके पास लिक्विड है जो यहाँ पे एंटर कर रहा है, ठीक है, अब कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी देखो उस पर। एक तो लिक्विड की वजह से ही फोर्स लगेगी उस पर, या फ्लूइड कह लो या लिक्विड, है ना। जो भी आप लिक्विड ले रहे हो उसकी वजह से क्या लगेगी उस पर, फोर्स लगेगी। देखो फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगेगी और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा उसका, सेम चीज है ना। देखो फोर्स भी इसी जो आपके पास लिक्विड है वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इसी डायरेक्शन में लगाएगा डेल्टा टी टाइम के लिए, है ना। और आपके पास क्या है देखो, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगी, सेम डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ पे अगर हम राइट डाउन करें, देखो वर्क डन किसकी वजह से निकाल रहे हैं, लिक्विड की वजह से, WL हमने इसको डिनोट किया, ठीक है। देखो तो वर्क डन किसके बराबर आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब देखो फोर्स को हम राइट डाउन कर सकते हैं, अगर हमें प्रेशर की फॉर्म में राइट डाउन करना है तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, है ना। तो अगर यहाँ पे हमने फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या आ जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना है यहाँ पे P1 और एरिया कितना है इसका A1, P1 A1, ये आपके पास फोर्स आ गया, है ना। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम डायरेक्शन में, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है लिक्विड की वजह से, और डिस्प्लेस भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, लिक्विड सेम डायरेक्शन में है ना। तो दोनों के बीच में एंगल 0 है, मीन्स हम राइट डाउन कर सकते हैं फोर्स साथ में डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब देखो डेल्टा टी टाइम में जो आपका लिक्विड है वो मान लो यहाँ से लेके ये वाला, ये डेल्टा टी टाइम में मान लो, ठीक है। डेल्टा टी टाइम के लिए अगर हमें ये वाली डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे v1, तो देखो v1 एंड टाइम कितना है, डेल्टा टी टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, v1 डेल्टा टी। वैसे देखो अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, हमने वहां पर भी ये वाली चीज की थी, आपको समझ आया ये वाली डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली, बिकॉज हम डेल्टा टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी v1 है और टाइम डेल्टा टी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। तो देखो फोर्स की वैल्यू तो हमने निकाल दी, हम वर्क डन निकाल रहे थे। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो निकल गई ये वाली, प्रेशर इनटू एरिया P1 A1, और साथ में डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है यहाँ पे देखो v1 डेल्टा टी। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, वर्क डन देखो कैसे निकाला, समझ आया ये वाला, ठीक है। यहाँ पे वर्क डन ये वाली वैल्यू लग रही है इसकी, और देखो यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर भी लिक्विड की वजह से वर्क डन लगेगा, है ना। तो देखो पर जो यहाँ पर लिक्विड है ये क्या करेगा, इस वाले लिक्विड को अपोज करेगा, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी लिक्विड है ना। वो क्या करेगा, जो ये लिक्विड यहां से आ रहा है इसके फ्लो को क्या करेगा, अपोज करेगा ड्यू टू इनर्शिया। तो ये वाला जो लिक्विड है ये इस वाले पे कैसे फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में। फोर्स कहाँ लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है यहाँ पे फोर्स, और यहाँ पे तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रही थी, है ना। और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में थी, बट यहाँ वाला जो लिक्विड है ये क्या करेगा, इस लिक्विड पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, बिकॉज वो रोकेगा उसको बाहर आने से, है ना। तो देखो यहाँ पे लग रही है इस लिक्विड की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट तो कैसे हो रही है लिक्विड की, इसी डायरेक्शन में। तो फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव वर्क डन हो रहा है यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे नेगेटिव वर्क डन हो रहा है ना, बिकॉज फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। और या तो आप इस तरह से कह सकते हो, देखो एफ एस कॉस थीटा होता है ना वर्क डन, एफ इस तरफ है और एस इस तरफ को है डिस्प्लेसमेंट, मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है 180 डिग्री, और कॉस 180 कितना होता है -1, तो नेगेटिव वर्क डन आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे, देखो जो आपके पास वर्क डन बाय लिक्विड आ रहा है, यहाँ पे ये वाली चीज आई वर्क डन की प्लस, और यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन हो रहा है ना। तो क्या आ जाएगा माइनस, फोर्स की वैल्यू क्या होगी देखो यहाँ पे, यहाँ P1 A1 था, यहाँ पे P2 A2 हो जाएगा, P2 A2, ये आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई। और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी v2, और डेल्टा टी टाइम की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर सकते हैं v2 डेल्टा टी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, है ना, ये पता लग गया माइनस क्यों आया। ओके, तो देखो अब यहाँ पे हम राइट डाउन कर सकते हैं, जो आपके पास वर्क डन बाय लिक्विड है उसकी वैल्यू आ गई P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी। हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम, इससे हम फर्स्ट का नाम दे देते हैं।
अब देखो ये आ गया आपके पास वर्क डन बाय लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे कितना वर्क डन हो रहा है और यहाँ पे कितना वर्क डन हो रहा है, इसे हम फर्स्ट का नाम दे देंगे। क्लियर है? ओके। अब इसमें थोड़ी सी चेंजेस लेके आएंगे हम इसको। देखो मैंने आगे ही राइट डाउन कर दिया, देखो यहाँ पे इस तरह से, देखो ये वाली चीज़ है ना, ये फर्स्ट आ गया आपके पास इक्वेशन। नाउ वी नो, अब हम किसका यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, है ना। हमने जो लास्ट वाले लेक्चर में किया था, देखो क्या होता है इसमें थोड़ी सी चेंजेस हम लेके आएंगे। देखो किस तरह से, देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने क्या कहा था, जितना लिक्विड का मास यहाँ से एंटर करेगा उतना ही लिक्विड का मास यहाँ से लीव करेगा, है ना। यही कहा था ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, जितना, देखो ये वाली चीज़, मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग इन टाइम डेल्टा टी में जितना लिक्विड का मास एंटर किया, मास ऑफ लिक्विड लिविंग इन टाइम डेल्टा टी उसके बराबर होता है वो। क्लियर है? फिर ये वाली चीज़ हमने की थी। तो देखो ये वाला लेक्चर आप अच्छे से अगर आपको समझ आ गया ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर बर्नौलीज थ्योरम में, ठीक है। तो देखो हमने क्या कहा, जितना लिक्विड का मास यहाँ से एंटर करेगा उतना ही यहाँ से बाहर निकलेगा डेल्टा टी टाइम में। जितना यहाँ से लिक्विड एंटर किया उतना ही लिक्विड यहाँ से बाहर आएगा, तो उसी का ही हम यूज़ करने वाले हैं। तो जो मास एंटर किया, मान लो उसकी वैल्यू है m, ठीक है, मान लो m मास का लिक्विड जो है यहाँ से एंटर किया। अगर उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो कैसे करते हैं हम, मास क्या होता है आपके पास, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। अगर इसकी डेंसिटी हम क्या है, रो कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, लिक्विड की, तो आपके पास मास क्या हो गया, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ओके। अब वॉल्यूम देखो हम किस तरह से निकालेंगे। देखो यहाँ पे वॉल्यूम हमने वैसे लास्ट वाले लेक्चर में कर लिया है, ये देखो डेंसिटी और वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, ये जो आपके पास एरिया है और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं लेंथ से, है ना। वॉल्यूम क्या होता है, देखो इसको आपने रफ में करना है, ठीक है, मैं राइट डाउन कर रही हूँ। वी किसके बराबर होता है, वॉल्यूम, जो आपके पास एरिया है और जो आपके पास लेंथ होती है, जो डिस्प्लेसमेंट है, ये एरिया क्या है आपके पास A1। तो देखो यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे A1 और साथ में ये वाली डिस्प्लेसमेंट डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्प्लेस हुआ है वो यहाँ पे, ये वाली लेंथ, ये कितना है V1 डेल्टा टी। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे V1 डेल्टा टी। इतना मास एंटर हो रहा है लिक्विड का, मास होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, डेंसिटी रो ले ली और वॉल्यूम कैसे राइट डाउन किया हमने, एरिया, है ना, और साथ में जो भी आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो V1 डेल्टा टी है। क्लियर? उतना ही मास का लिक्विड यहाँ से बाहर भी आएगा, तो हम राइट डाउन कर सकते हैं इसको। देखो m अगर एंटर कर रहा है इतना ही लीव करेगा, ये किसके बराबर होगा, रो, डेंसिटी सेम है बिकॉज इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है जो फ्लो कर रहा है ना। तो यहाँ पे A2 V2 डेल्टा टी, जितना एंटर किया उतना ही लीव कर रहा है। क्या मैं ऐसे राइट डाउन कर सकती हूँ, है ना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमें ये वाली चीज पता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, वी नो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्लियर? ये वाली चीज आ गई। अब देखो यहां से हम क्या चीज राइट डाउन कर सकते हैं, A1 V1 डेल्टा टी। इसकी अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे हम राइट डाउन कर सकते हैं, देखो यहां से अगर हम यहाँ पे राइट डाउन करें, देखो A1 V1 डेल्टा टी, ये किसके बराबर होगा, A2 V2 डेल्टा टी इक्वल टू, देखो ये दोनों चीजें सेम थी, है ना, A1 V1 डेल्टा टी इक्वल टू A2 V2 डेल्टा टी, जो रो है इसको इस तरफ ले जाओ तो m डिवाइडेड बाय रो, मास डिवाइडेड बाय रो, ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं इन चीजों को हम, है ना। ये वाली चीज जो है अब फर्स्ट में पुट कर दो। देखो फर्स्ट वाले में A1 V1 डेल्टा टी, इसकी जगह हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, m डिवाइडेड बाय रो। पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो आपके पास वर्क डन बाय लिक्विड क्या आ जाएगा, देखो T1 आपके पास वैसे ही है T1, और A1 V1 डेल्टा टी की जगह हम क्या राइट डाउन करेंगे, m डिवाइडेड बाय रो माइनस T2, इसकी जगह भी सेम m डिवाइडेड बाय रो, ऐसे हम राइट डाउन कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम। तो देखो वर्क डन बाय लिक्विड आपके पास आ जाएगा यहाँ से m डिवाइडेड बाय रो आपने बाहर ले लिया और यहाँ आ गया P1 माइनस P2। क्लियर हो गया? एक तो वर्क डन बाय लिक्विड, ये वाली चीज आ गई आपके पास। हमें निकालना है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, है ना। एक तो लिक्विड की वजह से वर्क डन हो रहा है और किसकी वजह से होगा, देखो ग्रेविटी, है ना। देखो यहाँ पे हाइट h1 है और यहाँ पे हाइट h2 है,
तो ग्रेविटी की वजह से भी वर्क डन होगा। और देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और हमें पता है कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। देखो ये चीज आपने पहले भी हमने की है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे, देखो लिक्विड की वजह से वर्क डन ये हो गया, और किसकी वजह से वर्क डन हो रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। तो उसे हम डिनोट कर रहे हैं वर्क डन बाय ऐसे, ग्रेविटी की वजह से वर्क डन हो रहा है, और वो किसके बराबर होता है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहां से देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकलेगा, इक्वल टू किसके बराबर होगा, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज वो किस तरह से होगा, देखो एम जी एच होता है, एम जी H2 माइनस एम जी H1, है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी H2 माइनस H1, ये वाली चीज, ये वाली बात क्लियर हुई, है ना। और यहां से देखो अब क्या होगा, अगर हम यहाँ पे mg को बाहर ले लें और नेगेटिव साइन को अंदर ले जाएं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे H1 माइनस H2, वर्क डन बाय ग्रेविटी, WG में राइट डाउन कर रही हूँ, है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी ये वाली चीज आ गई, ये वर्क डन बाय लिक्विड आ गया, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गई, क्लियर ये वाली थिंग, ओके। अब हमें पता है, देखो जो आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम थी वो क्या है, अब देखो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, यही है वर्क एनर्जी थ्योरम, हमने यही वाली चीज करनी थी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या हो गया, वर्क डन बाय लिक्विड प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये किसके बराबर होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ये वैल्यूज पुट कर दो बस यहाँ पे, WL हमने कितना कैलकुलेट किया, m डिवाइडेड बाय रो, और यहाँ पे आ जाएगा P1 माइनस P2, और यहाँ पे देखो जो आपके पास ग्रेविटी की वजह से वर्क डन था उसकी वैल्यू कितनी है, प्लस mg H1 माइनस H2, ठीक है, विजिबल है, इक्वल टू किसके बराबर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है, क्लियर हुई वाली चीज, ओके। अब देखो क्या करना है, सारा m है, सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m, देखो इधर भी, है ना। और अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय रो से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, है ना। यहां पे रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो P1 माइनस P2 ही रह जाएगा, सिर्फ रो से रो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो G साथ में रो आ जाएगा, और अंदर क्या है H1 माइनस H2 इक्वल टू, और यहाँ पर देखो 1/2 रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, क्लियर हो गया, ओके। अब ये ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो P1 माइनस P2 प्लस जो आपके पास क्या है यहाँ पे G रो H1 माइनस G रो H2 इक्वल टू आ जाएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर, ये वाली चीज है ना। अब देखो इनको रीअरेंज करते हैं, 1 वालों को एक तरफ राइट डाउन करेंगे और 2 वालों को उस तरफ ले जाओ, तो यहाँ पर देखो P1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, मैं रो पहले राइट डाउन कर रही हूँ, रो G H1, ये वाली चीज यहीं रहने दी, ठीक है। और यहाँ से देखो 1 वाले को इधर लेके आ जाओ, नेगेटिव है तो यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 को उधर ले जाओ, देखो P2 यहाँ माइनस में था, उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, है ना। और यहाँ पे ये नेगेटिव में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं रो G H2, और ये वाली चीज यहाँ पहले से ही है 1/2 रो V2 स्क्वायर, देखो ये वाली चीज आ गई, यही चीज, यही बर्नौलीज थ्योरम है, यही हमें प्रूव करना है। देखो बेसिकली ये वाली चीज P1 रो G H1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर किसके बराबर आ गया, P2 प्लस रो G H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, देखो ये वाली चीज तो थी बर्नौलीज थ्योरम, प्रेशर P प्लस
रो जी एच, देखो रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हम क्या चीज़ राइट डाउन कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम राइट डाउन कर सकते हैं ये इसके बराबर है। इसका मतलब कि जो आपके पास P प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया, कांस्टेंट, कांस्टेंट के बराबर आ गया है ना। ये तो यहाँ पे आप राइट डाउन कर सकते हो, हैंस प्रूव्ड, प्रूव होगी और नॉलेज से। तो देखो इस तरह से हमने प्रूव कर लिया प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। क्लियर, हमने इजी, देखो थोड़ी सी बड़ी है डेरिवेशन बट बहुत इजी अगर आप अंडरस्टैंड करोगे। क्या कहा हमने कि हमने पहले क्या करना था, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज किया, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके बराबर होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो वर्क डन किस किस के थ्रू हो रहा है, एक तो लिक्विड से, है ना। तो हमने पहले WL की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर हमने कहा ग्रेविटी की वजह से वर्क डन होगा, और हमें पता है ग्रेविटी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो वहां से हमने WG की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, बस फिर तो हमने क्या किया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर उसको किया, है ना। और इस तरह से आप ये चीज़ प्रूव कर ली। अब देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको ये वाला केस देखना। देखो अगर जो आपके पास लिक्विड है, अगर वो किसी हॉरिजॉन्टल ट्यूब में फ्लो कर रहा है, मान लो ये जो ट्यूब इस तरह से नहीं है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है ना, तो H1 इक्वल टू H2 होगा, मीन्स हाइट रहेगी नहीं, है ना, सेम, दोनों में डिफरेंस नहीं रहेगा, तो H इक्वल टू 0 हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल ट्यूब है अब आपके पास, उसमें से लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 0, है ना। H की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करो तो क्या हो जाएगा, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर किसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, कांस्टेंट के बराबर, है ना। तो यहाँ इस वाले से देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो आपके पास रिजल्ट है वो आता है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो वहां पे प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है। दिस शोज दैट इफ V इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस। देखो इस चीज को इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना, देखो इन दोनों का सम किसके, किसी कांस्टेंट टर्म के बराबर आ रहा है, ठीक है। मान लो कि अब अगर कहीं पे वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, वेलोसिटी अगर बहुत ज्यादा हो गई तो प्रेशर को तो कम होना पड़ेगा, है ना, बिकॉज इन दोनों का सम क्या है, कांस्टेंट था, ठीक है। इसका और इसका सम क्या है, कांस्टेंट है कोई वैल्यू, पर अगर वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, है ना, तो प्रेशर की वैल्यू को कम होना पड़ेगा, तभी तो इनका जो सम है वो सेम रहेगा। आप समझ रहे हो ना, इसका मतलब अगर कहीं पे वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वहां पे प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, और अगर वेलोसिटी की वैल्यू कम है तो प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी। क्लियर हुई वाली चीज। अब देखो इसके एग्जांपल्स बहुत ज्यादा हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। देखो किस तरह से, जैसे मान लो कि कोई छत होती है, टीन की छत है ना, और बहुत ज़्यादा तूफान जब आता है तो हम देखते हैं ना वो टीन की छत क्या हो जाती है, उड़ जाती है हवा से। उसको भी आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो कैसे, जैसे ही जो आपके पास जब बहुत ज़्यादा तूफान आएगा, है ना, तो वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बढ़ जाएगा। फ्लूइड क्या है यहाँ पे, एयर, है ना, तो वेलोसिटी क्या होगी वहाँ पे, इंक्रीज। तूफान आने से वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, है ना। जो टीन का छत है उसके ऊपर जो वेलोसिटी है फ्लूइड की वो बहुत ज़्यादा हो गई, इसका मतलब वेलोसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ से वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो प्रेशर की वैल्यू वहाँ कम होगी, और जो टीन का छत है उसके नीचे वहाँ पर तो प्रेशर की वैल्यू क्या है, वहाँ ज़्यादा है प्रेशर की वैल्यू, और तो फिर होता क्या है, ज़्यादा प्रेशर से हम लो प्रेशर की तरफ जाते हैं, है ना। तो इसलिए वो टीन की छत क्या हो जाती है, उड़ जाती है, बिकॉज नीचे प्रेशर ज़्यादा है और ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तूफान की वजह से फ्लूइड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ प्रेशर की वैल्यू कम है, इसलिए वो छत उड़ जाती है। एक और एग्जांपल है, देखो जैसे हम अगर मान लो कि आप प्लेटफॉर्म के पास खड़े हो, ठीक है, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और यहाँ से ट्रेन जा रही है, ठीक है, तो जैसे ही ट्रेन आपके पास बहुत नज़दीक अगर आप खड़े हो, ठीक है, एक ही लेवल पे यहाँ पे ट्रेन जा रही है और यहाँ पे आप खड़े हो प्लेटफॉर्म पे, तो जैसे ट्रेन आपसे पास करती है तो आपको ऐसा फील होता है ना कि आप ट्रेन की तरफ क्या हो रहे हो, अट्रैक्ट हो रहे हो। उसे भी आप इसकी तरह इससे ही आप एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो कैसे, जैसे ही यहाँ से ट्रेन पास करेगी तो जो यहाँ पे फ्लूइड है, जो एयर है, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, देखो जैसे यहाँ से ट्रेन पास करी, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, मीन्स यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, पर आप पे प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा थी,
आपके पीछे भी प्रेशर की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है ना, और यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कम होगी बिकॉज वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई है फ्लूइड की। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो इस वजह से क्या होता है कि हमें लगता है कि हम किसकी तरफ जा रहे हैं, ट्रेन हमें अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। बिकॉज ज़्यादा प्रेशर से कहाँ जाएंगे हम, लो प्रेशर की तरफ को, तो उस तरफ को मूव होती है हमारी बॉडी। ठीक है, तो इसे भी, ये वाली भी एक स्टेटमेंट है किसकी, बर्नौलीज थ्योरम की ही। इस तरह से बहुत डे टू डे लाइफ में हमारे काफ़ी एग्जाम्पल हैं इसके, बर्नौलीज थ्योरम के। तो देखो आज हमने बर्नौलीज थ्योरम के बारे में अंडरस्टैंड किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।